दोस्तों नमस्कार। आज हम नागरिक शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्वों को पढ़ेंगे, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ, मुख्य प्रवक्ता आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा को किसने गुलामों से बाहर रखा है। पहला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा से किसने गुलामों को बाहर रखा है। तो वो है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स और ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो ये अरस्तु हैं जिसने गुलामों को बाहर रखा है नागरिकता की अवधारणा से, कि अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो सामाजिक संस्थाओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको माना जाता है। ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी राष्ट्र को, ऑप्शन सी समाज को या ऑप्शन डी न्यायतंत्र को। देखिए, यह माना जाता है राज्य को सबसे ज़्यादा सामाजिक संस्थाओं में शक्तिशाली माना जाता है। राष्ट्र, समाज एवं न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छाया या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उनके निर्णय जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो देखिए, यह परिभाषा जिन्होंने दी है गार्नर है, ऑप्शन बी लॉस्की है, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट है या ऑप्शन डी पॉल जेनेट है। तो देखिए, यह जो है वो पॉल जेनेट है। पॉल जेनेट ने यह परिभाषा दी है और पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी लेखक है जो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो इनमें से ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक किसे माना जाता है। मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को या राजनीतिक विचारक को। तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक जिसको माना जाता है वो है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। नगर है, सरकार है, कस्बा है या राज्य है। तो देखिए, यह है राज्य। राज्य को यूनानी नगर का आधुनिक नाम है। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज शब्द का प्रयोग किया था। यूनानी शब्द में इसे पोलिस कहा जाता है। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक ऑप्शन ए फ्रांसीसी शब्द है, ऑप्शन बी यूनानी शब्द है, ऑप्शन सी लातिनी शब्द है या ऑप्शन डी जर्मन शब्द है। देखिए, हमें बताना है कि पॉलिटिक्स शब्द की जिस उत्पत्ति हुई है वो कैसा शब्द है। तो वो है ऑप्शन बी यूनानी शब्द। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है।
तो आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को कौन परिभाषित करता है। ऑप्शन ए राज्य, सरकार, विधियाँ, प्रथाएं और संस्कृति। ऑप्शन बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। ऑप्शन सी राज्य, सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज एवं राजनीतिक दल। ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो देखिए इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। यही सही है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्ष और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के क्षेत्र का है। तो आधुनिक उपागम के क्षेत्र का कौन सा है। लोक जीवन है, राज्य है, सरकार है या विधि निर्माण है। तो देखिए यह है लोक जीवन। लोक जीवन जो है वो राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का विषय क्षेत्र है। देखिए राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा उसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि आधुनिक विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है। शक्ति का अध्ययन नहीं है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन नहीं है, मूल प्रधान अध्ययन नहीं है या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं है। तो इसमें से देखिए जो मूल प्रधान अध्याय है ऑप्शन सी, यही आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। तो राजनीतिक विज्ञान किसकी एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या समाज विज्ञान की। तो यह है ऑप्शन डी समाज विज्ञान की। राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसके अंतर्गत जो भी विषय आते हैं वो आते हैं नृविज्ञान, पुरातत्व और अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है। राजनीति सत्ता से संबंधित है, आर्थिक सत्ता से संबंधित है, सामाजिक सत्ता से संबंधित है या सांस्कृतिक सत्ता से संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। देखिए राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज शब्दावली संबंधित है। आपको बताना है कि नगर राज शब्दावली किससे संबंधित है। प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से या प्राचीन भारत से। तो यह संबंधित है प्राचीन यूनान से। देखिए नगर राज शब्दावली जो है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी शब्द में इसे पोलिस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा ऑप्शन है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। चौथा है, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो देखिए इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है उसमें 1, 2 और 4 हैं। जैसे राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, ये भी सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, ये गलत है, क्योंकि राजनीति विज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी नहीं है।
और इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। ये सही है। देखिए, इसे न तो पूर्णतः दार्शनिक माना जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और न ही यह पूर्णतः नैतिक है क्योंकि इसमें नैतिक और अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। दूसरा है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी में है राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन डी राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो ये इसमें जो बी है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ये कथन सही है। देखिए, जो राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। इल्वमैन है, रुडोल्फ है, लासवेल है या गोल्डहैमर है। तो इसमें जो इल्वमैन है वो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। बाकी इसमें जो रुडोल्फ हैं वो प्रशासनिक चिंतन से संबंधित हैं। लासवेल राजनीतिक शक्ति से संबंधित हैं और गोल्डहैमर मुख्य अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो राजनीतिक विकास को किससे मापा जाना चाहिए? देश की आर्थिक संस्थाओं से, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से या देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो इसमें बताइए, इसमें जो ए है देश की राजनीतिक संस्थाओं से, ये सही है। राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, ऑप्शन ए सही है। कि एडवर्ड सील्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। वो 5 प्रकार हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद एवं परंपरागत गुटतंत्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान का से पूर्व का है? आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। मनोविज्ञान है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है या समाजशास्त्र है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सी है दर्शन शास्त्र, यही सही है। दर्शन शास्त्र का सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक माना जाता है और जनक होने का श्रेय भी इसे ही प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी से लिया गया है, यूनानी से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है या जर्मनी से लिया गया है। तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है पोलिस से, वह यूनानी शब्द से अर्थात ऑप्शन बी है उससे लिया गया है। देखिए, अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द से लिया गया है जो पोलिस शब्द और इससे पोलिस शब्द बना है जो प्राचीन यूनान नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते हैं। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी है। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? आपको बताना है कि पोलिस शब्द किस भाषा का है। अभी ये क्वेश्चन आया था, तो यह ग्रीक भाषा का है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल या उपरोक्त सभी।
तो यह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासवेल, ये सभी जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से के प्रमुख समर्थक हैं। हम कुछ और भी समर्थकों को देखेंगे, उसमें से चार्ल्स मेरियम, ग्राहम बलास, लियोनार्ड वाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वीओकी जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये जो जितने भी यह राजनीतिक हैं वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोकर का, सेबाइन का, गार्नर का या अरस्तु का। तो देखिए यह जो कथन है वो गार्नर का है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है। देखिए गार्नर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत है, अतः राजनीति शास्त्र का अध्ययन का विषय क्षेत्र जो होता है वो राज्य ही होता है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो अभी हमने देखा कि यह कथन जो है वो गार्नर का है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? बिलोबी का है, सीले का है, पॉल जेनेट का है या गार्नर का है? तो देखिए यह जो कथन है वो है ऑप्शन सी, सीले का यह कथन है। सीले का नहीं, यह पॉल जेनेट का कथन है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन पॉल जेनेट का है। पॉल जेनेट ने राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सीले ने कहा है कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का करती है, जीव शास्त्र जीव का और बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यह परिभाषित किसने किया है? बेंटले ने, लीकॉक ने, कैटलिन ने या लास्की ने? तो देखिए यह कथन जो है वो कैटलिन का है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। कैटलिन जो है वो शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कहते हैं कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक जर्मन शब्द है, फ्रेंच शब्द है, लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है? तो यह जो कथन है वो लैटिन शब्द है। देखिए नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक और देखिए सिविक का अर्थ नागरिक होता है और सिविटास का अर्थ होता है नगर राज। दोनों शब्दों के सहयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय है नागरिकता है, पंचायती राज्य है या नगर निगम है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह है राज्य। राज्य जो है देखिए नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन करता है और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्य नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है गैटेल का, मैकाइवर का, सर अर्नेस्ट बेन का या सेडविक का। तो देखिए, यह जो कथन है वो गैटेल का है। गैटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान हमें यह बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। इस प्रकार गैटेल के अनुसार राजनीति शास्त्र के भूत, वर्तमान और भविष्य, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का संबंध जो है वो समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको बताना है कि किसका है। अरस्तु का है, लास्की का है, डेविड ईस्टन का है या गार्नर का है। तो देखिए, ये कथन जो है वो डेविड ईस्टन का है। इसको ईस्टन को आवंटन से हम रिलेट कर लेंगे कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, डेविड ईस्टन, आवंटन ईस्टन, आवंटन ईस्टन से है। देखिए, इन्होंने कहा है कि अमेरिकी राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान से ऊपर उठाकर अनुप्रयुक्त विज्ञान का रूप देने का मांग किया है और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं में लगने पर बल दिया है। इसी संदर्भ में ईस्टन ने कहा है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्य और आधिकारिक आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? सुकरात माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं या कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। तो देखिए, राजनीति शास्त्र के पिता जो माने जाते हैं वह है ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। देखिए, राजनीति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया है। अरस्तु कहाँ के हैं? तो यूनान के दार्शनिक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की और अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अतः राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति का जनक जो है वो अरस्तु को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु खालिस्तान को वरीयता देते हैं। तो आपको बताना है कि अरस्तु किसको वरीयता देते हैं? लोकतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को या अल्पतंत्रवादी को। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि अरस्तु जो है वो पॉलिटी को ज़्यादा वरीयता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में भी अरस्तु ही जाने जाते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया है बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, किसका कथन है? बेंथम का है, सीले का है, विलेन का है या लिकॉक का है? तो यह कथन जो है वो सीले का है। देखिए, राजनीतिक वैचारिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इस प्रकार का विचार जो है लियोन और डिग्विड तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के जो निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं वो हैं जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं? तो वो है सीले, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? देखिए, ये प्रश्न भी वही है लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो
इसीलिए ये प्रश्न लिया गया है कि ऑप्शन इसमें जो है वो दो दो सही हैं, जैसे हॉल और मैकाइवर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यह दोनों विचारक ऐसे हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व जैसे जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता है, अभी देखा आपने। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुगवी और डिगविट तथा हॉल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। और विकल्प ए और सी दोनों ही इसमें सही है। इसलिए इसके जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जो है इस पे विवाद बहुत था, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो इसमें देखिए किसने नहीं माना है, तो इसमें जो है वो विलोबी सही हो जाएंगे। विलोबी ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन जो है वो हीगल का है, गार्नर का है, जोड का है या बोसांके का है? तो यह जो कथन है वो है ऑप्शन ए, हीगल का। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन जो है वो कांट का है, हीगल का है, रूसो का है या बोसांके का है? तो यह कथन जो है वो हीगल का है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है या ईश्वर का अवतरण है। देखिए, हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट कहा है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपूर्वक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति के विरोध का अधिकार नहीं दिया है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित है। मुसोलिनी जो है वो हीगल के इसी विचार से प्रभावित है कि हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति का विरोध का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, तो आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है फांसीवाद का? तो ये हीगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इसमें ऑप्शन ए हीगल है, अभी हमने देखा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें संपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने, सीले ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल ने या ऑप्शन डी गैटिल ने? तो यह कथन किसने दी है? यह कथन जिसने दी है वो उनका नाम है ऑप्शन सी में है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने ही मानवीय संबंधों को उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त है। ये परिभाषा रॉबर्ट डहल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति है, प्रभाव है, ज्ञान है, धन है या सत्ता है? तो देखिए, औचित्यपूर्ण शक्ति जो है वो सत्ता है। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। सत्ता किसी ऐसे शक्ति अथवा शक्ति की ही हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विवेकशीलता के गुण हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। ऑप्शन बी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। ऑप्शन सी व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो मैकियावेली हैं
वो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी हैं। मैकियावेली के अनुसार ये सही है। देखिए, जो हॉब्स की भांति ही मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण करता है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण है भय। द प्रिंस में मैकियावेली लिखते हैं कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं, वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर भी सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विचार है अरस्तु का जिससे मैकियावेली जो प्रभावित थे। नैतिक और राजनीति का पृथक्करण, राज्य, मनुष्य, समुदाय और उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि या सभी? तो इसमें जो ऑप्शन डी है सभी, वो सही है। देखिए, अरस्तु जो है अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक और यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावेली अपने युग का शिशु इससे सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है। ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन करते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? रूसो ने किया है, मैकियावेली ने किया है, मार्क्स ने किया है या महात्मा गांधी ने किया है? तो यह कथन जो है वो मैकियावेली का है। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की अवधारणा का किसने समर्थन किया है? अभी ये सेम क्वेश्चन आया था कि शक्ति की अवधारणा का समर्थन किया है मैकियावेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? तो यह कथन है लासवेल का, मैक्स वेबर का, हार्टमैन का या रॉबर्ट डहल का? तो देखिए, यह कथन जो है वो ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और पालन न करने पर हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो बताना है कि राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो वह क्या प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या हॉब्स ने? तो देखिए, राज शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया है और यह क्या है, आधुनिक संदर्भ में राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था और राज्य शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है। देखिए, पहले जो है अरस्तु ने नगर राज्य का प्रयोग किया और उसके बाद मैकियावेली ने केवल राज्य का पहली बार प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अभी हमने देखा कि मैकियावेली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए, राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ये मैकियावेली के अनुसार राज्य क्या है, एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ।
राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो यह कथन है M.N. श्रीनिवास का, मायरन वीनर का, रजनी कोठारी का या मॉरिस जोन्स का। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन जो है वो ऑप्शन सी रजनी कोठारी का है। भारत के प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद तथा राजनीति विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीतिक नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में राज्य जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है और राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया संदर्भ में दिया है, जिससे उसका पुराना स्वरूप ही बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीति विचारक कौन सा है। कौन ऐसा विचारक है जो अरस्तु की उपेक्षा करता है। हॉब्स है, लॉक है, रूसो है या मैकियावेली है। बताइए कौन है। यह है ऑप्शन ए हॉब्स। थॉमस हॉब्स अंग्रेज दार्शनिक थे और लेवियाथन जो कि 1651 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, में उनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोण एवं विचार विशेष रूप में अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। यह था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न और यह नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी मुख्य प्रवक्ता आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमेशा आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।